हेलो गाइस। आज हम सी इंटर का ग्रुप वन के पेपर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के बारे में बात करेंगे। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज दो पार्ट में डिवाइड है, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ तीन 70 मार्क्स का है, जिसके दो हैं। एक पार्ट है कंपनीज एक्ट 2013 जो कि 60 मार्क्स का है, और जो एल सेकेंड है वो एलएलपी एक्ट है जो कि 10 मार्क्स का है। अदर लॉज अदर लॉज 30 मार्क्स के हैं, जो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है: जनरल क्लॉज एक्ट, फीमा एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यानी कि इसमें हमें लॉ किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से उसका प्रोसेस है बनने का, वो बताया जाएगा। फेमा फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फॉरेन से जो हमारे एक्सचेंजेस होते हैं, जो भी मनी का सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो ये पहले नहीं था, 1999 का है। 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1999 में ये एप्लीकेबल हुआ। जनरल क्लॉज एक्ट में हमें इंटरप्रिटेशन बताया जाता है कि किस तरीके से जो लॉज के वर्ड्स हैं, जो नॉर्मल मीनिंग्स है, जैसे ही, शी, शेल, इसको किस तरीके से इंटरप्रिटेट करना है, क्या उसका मीनिंग रहेगा लॉ के हिसाब से। जनरली अगर कोई पढ़ेगा तो उसके लिए तो नॉर्मल ही का मतलब ही रहेगा, लेकिन लॉ में लॉ में ही में शी भी इंक्लूड होता है। मे की जगह शेल लगता है, कहीं कहीं मे की जगह मे ही रहता है। लेकिन ये नहीं कि मे की जगह शेल लगता है तो शेल की जगह मे। ये जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तब हमें ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर हमारा लॉ लॉ एक वाइडर टर्म है, उसके पार्ट्स हैं: एक्ट, रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, केस लॉज। ये सब हमने पढ़ा था। डायरेक्ट टैक्स में की वीडियो में हमने इस पे बात कर रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन के तीन लिस्ट है: यूनियन, स्टेट, कॉन्कर्ड लिस्ट। और हमारा कंपनीज एक्ट यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में। हाउ डज एन एक्ट कम्स इनटू पिक्चर, यानी कोई एक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, उसके बारे में हम जानें। जैसे सबसे पहला स्टेप होता है कंसर्न मिनिस्ट्री। कंसर्न मिनिस्ट्री होती है जो कंपनीज एक्ट के बारे में बनाती है, कंपनीज एक्ट का बिल ड्राफ्ट करती है। यानी कि एमसीए जो है वो कंपनीज एक्ट के बिल ड्राफ्ट करती है। जैसे, और इस ड्राफ्ट को ही हम बिल भी कहते हैं, बिल कह लो, ड्राफ्ट कह लो, पर एक ये बिल बन तैयार होता है। उसके बाद ये जाता है अप्रूव्ड हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाउस ऑफ पार्लियामेंट दो है हमारे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये दोनों जगह जाता है अप्रूव होने के लिए पहले। बिल may be approved first in, यानी कि either of the houses, that is bill may be first approved by Rajya Sabha as well as Lok Sabha, as well as Lok Sabha। लोकसभा यानी कि जो बिल है वो चाहे राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में भी पहली बार अप्रूव हो सकता है। लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मनी बिल, अगर कोई मनी बिल है उसमें सबसे पहले बिल लोकसभा में ही अप्रूव्ड होगा, राज्यसभा में अप्रूव नहीं होगा। आफ्टर अप्रूवल इट गोज फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट। जब अप्रूवल खत्म हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, तो उसके बाद जब लोकसभा से तो राज्यसभा से हमें अप्रूवल मिल गया, लेकिन उसके बाद इसको जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इसको चेक करते हैं और इस पे अपने साइन करते हैं। प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद जो बिल जो है वो एक्ट में बन जाता है, बिल एक्ट तैयार हो जाता है। लेकिन ये तब तक पब्लिक पे एप्लीकेबल नहीं होता जब तक इसे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट भी है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये अपलोड होता है ऑनलाइन। जैसे हमारा आईसीआई का जब नया शेड्यूल आया था, नई स्कीम आई थी कि क्या नए कोर्सेज क्या रहेगा, किस तरीके से हमें इसको क्लियर करना है, ये सब पहले ऑफिशियल गजट पे, गजट ऑफ इंडिया पे पब्लिश हुआ था। उसके बाद ही ये लागू हुआ था। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। बिल, पहले बिल बना, फिर लोकसभा में ये 3/8/2019 को अप्रूव्ड हुआ।
राज्यसभा में अगस्त 2013 में, एंड उसी साल 29 अगस्त को प्रेसिडेंट ने अपने इस पे सिग्नेचर किए और ऑफिशियल गजट में 30 अगस्त को पब्लिश हो गया। हमें कंपनीज एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले भी हमारे पास 1913 और 1956 के कंपनीज एक्ट थे, तो हमें 2013 में कंपनीज एक्ट बनानी क्यों पड़ी? 2008 में एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ था, बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं, यानी सत्यम स्कैम के नाम से जाना जाता है ये। सत्यम स्कैम हुआ था, उसमें हमारे जो पुराने एक्ट्स थे उसमें बहुत उसकी गलतियों की वजह से गवर्नमेंट उस स्कैम को नहीं पकड़ पाई थी, जिसकी वजह से जब वो स्कैम हुआ उसके बाद गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई और उन्होंने फिर नया एक्ट निकाला, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कई सारे पुराने लॉस को चेंज किया गया और कई सारे को अमेंड करके एक नए रूप में डाला गया। उसके बाद कुछ केस लॉसेस हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे नए नए एक्ट तैयार हुए, नई नए लॉ तैयार हुए, जैसे सैलमन एंड कंपनी। यही वो केस है जिसकी वजह से हमारा कंपनीज एक्ट तैयार हुआ। इसके बिना हम कंपनीज एक्ट को डिफाइन कर ही नहीं सकते। भोपाल के स्ट्रेटेजी, नेस्ले मैगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कुछ साल पहले जब बहुत ही अफवाह फैली थी कि नेस्ले मैगी में लीड की बहुत ज्यादा मात्रा है जो हानिकारक है, ये भी वो केस था जब ये स्टेट ऑफ यूपी गवर्नमेंट ने उसको उसके मैगीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जला दिया था। उसके बाद नेस्ले ने उस पर केस किया था और वो नेस्ले जीती हुई थी। फिर अयोध्या केस लॉ, ये तो अभी रिसेंटली केस है जिसके अप्रूवल आया है। डायरेक्टर्स, किसी भी कंपनी में दो तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो हर डे टू डे लाइफ वर्क जो होता है कंपनी का उसको मैनेज करते हैं। ये हर समय कंपनी में प्रेजेंट रहते हैं, ये कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते वाइंडिंग अप तक या फिर रिजिग्नेशन तक। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, इनको कोई काम नहीं होता है, इनको बस नजर रखनी होती है कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। उसके बाद सारे सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। डायरेक्टर बनने के लिए आपको डिन लेना पड़ता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद द कंपनीज एक्ट 2013। अब हम कंपनीज एक्ट चालू करेंगे जो कि 60 नंबर है। कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं एंड 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स है। 470 सेक्शंस तो काउंट नंबर वाइज है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे सेक्शन जो कि एक ही नंबर पे अलग अलग सब सेक्शन के या अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है। ये डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा था कि 35 सेक्शन आता है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड तो करा है, लेकिन नंबर उसका 35 से ही 35A 35B, ऐसी लॉ में भी इसी तरीके से डिवाइड होता है कंपनीज एक्ट में। अब चैप्टर 1, कंपनीज एक्ट का चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। उसके बाद हर किसी भी एक्ट आप देखोगे कि कोई एक्ट होता है उसमें सबसे पहले उसमें एक प्रिएम्बल दिया जाता है। प्रिएम्बल में क्या दिया जाता है कि जो एक्ट है उसको एक शॉर्ट टर्म्स में या कुछ लाइनों में उसको डिफाइन किया जाए कि उस एक्ट में आखिर है क्या। एन एक्ट, कंपनीज एक्ट में दिया है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, यानी कि जो पुराने एक्ट्स थे उसको चेंज करके एक नए एक्ट तैयार किया गया है और अलग अलग लॉ को इसमें डाला जाएगा और जो पुराने लॉज होंगे उनको अमेंड करके यानी कि नए रूप में उस कंपनीज एक्ट में अब डाला जाएगा। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 आता है जिसमें सबसे पहले सेक्शन 1 में हमें शॉर्ट टाइटल, क्या नाम है कंपनी का, था कंपनीज एक्ट 2013। लॉन्ग टाइटल भी होता था पहले, जो प्रिएम्बल ही होता था बहुत लंबा होता था, अब वो नए कंपनीज एक्ट में नहीं है। एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन अब हम
अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि इंक्लूडिंग होल ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर इंक्लूड होगा। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट होता है यानी कि कब से ये लागू होगा? पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में आने के बाद या फिर उसमें जिस भी तरीके से इंस्ट्रक्शंस होगी कि किस दिन से ये लागू किया जाना है, उस दिन से ये एक्ट लागू हो जाएगा। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ, यानी कि कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंडर तैयार हुई है या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ थे पिछले 1956 या 1913 के आसपास के जो भी कंपनी लॉ थे, उसके अंडर जो भी कंपनीज तैयार हुई हैं, उन सब पे ये कंपनीज एक्ट लागू होगा। इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशल एक्ट, जो स्पेशल एक्ट से कंपनीज तैयार हुई हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज आईआरडीए से तैयार हुई, बैंकिंग बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत तैयार हुई है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जरिए तैयार हुई है, स्पेशल एक्ट आरबीआई, सेबी, एलआईसी, ये सब एक की इन सब की एक अलग पॉलिसी है, एक अलग एक्ट है इन सब के लिए, तो ये स्पेशल एक्ट से तैयार हुए हैं। As long as Companies Act is not inconsistent with respective act, अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका एक रिस्पेक्टिव, उसका अपना एक एक्ट है और वो कंपनीज एक्ट उसके साथ कंसिस्टेंट करती है, यानी कि उसके साथ कोई वो होता है कि जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्जेस के रेट अलग अलग है दोनों में, क्या कोई भी अलग रूल है कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार की जाए उस कंपनी की, तो जो उसका स्पेशल एक्ट होगा, जिस कंपनी एक्ट के अंडर वो तैयार हुई है कंपनी, वही उस कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, ना कि कंपनीज एक्ट। लेकिन जहां वो कम एक्ट नहीं कहता कि ये चीज इस पे एप्लीकेबल है इस कंपनी पे, वहां पे कंपनीज एक्ट आता है और उसके लॉज सेक्शंस लागू होते हैं। थर्ड पॉइंट है बॉडी कॉर्पोरेट एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बॉडी कॉर्पोरेट पे तभी कंपनीज एक्ट लागू होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से उसको नोटिफिकेशन आती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को कहती है कि इस पे लागू होगा, तो उस पे लागू होगा, वरना नहीं होगा। सेक्शन टू, सेक्शन टू हमारा आता है डेफिनेशन। सेक्शन टू में डेफिनेशन कंपनीज, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन टू क्लॉज 20। कंपनी, कंपनी की मीनिंग क्या है? मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कोई भी कंपनी जो इस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ के अंडर तैयार हुई है, उस वो उस इस कंपनी के अंदर आई, सेक्शन टू क्लॉज 20 के अंदर आती है। एग्जीक्यूटिव डेफिनेशन, इसका मतलब है कि जो इसमें है, इसमें एक मीनिंग दे रखा है कि कौन सी कंपनी इसके अंडर आएगी। इसमें कोई एक्सक्लूसिव यानी कि कोई भी आ सकती है, कोई भी जा सकती है, जैसे कोई इंसॉल्वेंट हो गई या कोई वाइंडिंग अप हो गई कोई कंपनी, तो उसको वो हट जाएगी, लेकिन कोई नई कंपनी तैयार होके आएगी, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। सेक्शन टू क्लॉज 11 है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग होता है इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट एक्सक्लूड, यानी कि कोई भी कंपनी इंडिया, इंडिया की जो कंपनी है वो तो इंक्लूड होगी ही, लेकिन जो इंडिया के बाहर जो कंपनी बनी, कोई भी बाहर की कंपनी हो, फॉरेन कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी तो होती है, उसके साथ जो बाकी कंपनियां भी है जो इंडिया में आके काम नहीं कर रही हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है बट एक्सक्लूड। लेकिन कौन नहीं होती? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है कि कोई कुछ लोग होते हैं, वो एक अपनी सोसाइटी तैयार कर लेते हैं, कंपनी बनाने की जगह अलग सोसाइटी तैयार कर लेते हैं, उस पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, उसके अलग लॉज होते हैं, वो यहाँ इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होगा। सच बॉडी कॉर्पोरेट एज बॉडी कॉर्पोरेशन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स, ऐसी कंपनीज जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि तुम्हारे पे बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड नहीं होगा, तुम बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आओगे, तो वो भी उस वही होता है इंक्लूसिव ऑफ डेफिनेशन, यानी कि सबको इंक्लूड करके डेफिनेशन बनती है। कंपनीज का, कंपनीज की एग्जांपल है आर ए, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा,
बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जांपल है टेस्ला। टेस्ला इंडिया में काम नहीं करती लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगी। अगला हमारा है फॉरेन कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 42 मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कैरीज ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि कोई भी कंपनी है तो फॉरेन की, इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन इंडिया में आकर अपना बिजनेस कर रही है, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है, वो चाहे डिजिटल मोड में हो या फिजिकल मोड में, वो यहाँ आके काम कर रही है, तो वो फॉरेन कंपनी होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बाहर की आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के, लेकिन ये यहाँ आके काम कर रही है डिजिटल मोड में, तो ये फॉरेन कंपनी के अंडर आता है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। दो तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक। ये हमने पहले भी पढ़ा है फाउंडेशन में, अगर किसी ने कंपनीज अच्छे से किया होगा तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर आता है। मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, ऐसी कंपनी जो उसके आर्टिकल द्वारा रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो, यानी जो उसमें काम कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इसका शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं हो, मतलब रिस्ट्रिक्ट है, यानी अगर किसी पार्टनर को, किसी मेंबर को अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं तो उसको बाकी मेंबर्स से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही वो शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। तो रिस्ट्रिक्ट यानी कि रोक लगाना कि तुम्हें ये नहीं करना, restrict transfer of shares। फिर उसका limit the number of members to 200 except in case of OPC। यानी कि जो मेंबर्स होंगे उसकी मैक्सिमम लिमिट 200 है, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, एक्सेप्ट ओपीसी, 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है। विल कंप्यूटिंग लिमिट ऑफ 200, जब 200 की लिमिट हम काउंट करेंगे तो उसमें जो शेयर होल्डर्स एस वन काउंट जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, जो जॉइंट मिलकर शेयर्स लेते हैं, उनको हम सिंगल काउंट करेंगे। अगर कोई दो लोग मिलकर एक शेयर ले रहा है तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे, या तीन लोग मिलकर ले रहे हैं तो उसको भी एक ही काउंट करेंगे। एक्सक्लूड एम्प्लॉयज ऑफ कंपनीज एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज हु कंटिन्यू टू शेयर होल्डर्स। यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे मेंबर्स, यानी कि ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको हमने शेयर्स दिए जब वो काम कर रहे थे, हमारे कंपनी के एम्प्लॉय थे, तभी हमने उनको शेयर दिए और अभी भी वो काम कर रहे हैं या कंपनी छोड़ के जा चुके हैं और लेकिन शेयर होल्डर अभी भी हैं वो, तो उनको भी हम इंक्लूड नहीं करते 200 की काउंटिंग में। इसके बाद आता है पब्लिक प्रोविडेड एनी इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज। यानी कि यहाँ रोक होती है, यानी कि रोका जाता है कि कोई भी इनविटेशन पब्लिक सबसे नहीं लिया जाएगा, जो भी पैसा है वो प्राइवेट कंपनी में उसके मेंबर्स ही लगाएंगे, कोई भी पब्लिक का पैसा इसके अंदर नहीं आएगा। अब होता है पब्लिक कंपनी। सेक्शन 271 क्लॉज 71 मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी। इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इवन इफ इट कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी एज पर इट्स आर्टिकल। यानी कि उसकी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके हिसाब से, अगर कोई भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है, वो भले ही प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी, तो उसे भी डीम्ड यानी कि मान लिया जाएगा कि वो भी एक तरीके की पब्लिक कंपनी है, इसलिए इसे डीम्ड पब्लिक कंपनी कहते हैं। यानी कि किसी भी पब्लिक कंपनी की एक प्राइवेट कंपनी है सब्सिडरी, पब्लिक की प्राइवेट सब्सिडरी है, तो वो जो प्राइवेट कंपनी है उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। उसके बाद कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देखेंगे। कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी दो तरीके की, लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि बाइंडिंग अप या फिर शेयर्स, जो उसके मेंबर्स होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी होगी लिमिटेड होगी। फाइन वाइंडिंग अप के समय या उनसे कितना शेयर पैसा मंगाया जाएगा उतना ही मंगाया जाएगा जो एक फॉर्म या
कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, उससे ज्यादा उनसे पैसा नहीं मंगाया जाएगा। अनलिमिटेड कंपनी की अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो वो मेंबर से कितना भी पैसा ले सकती है, उसमें कोई रोक नहीं है। लिमिटेड कंपनी दो तरीके की होती है, शेयर्स और गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर इज लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। यानी कि लिमिटेड बाय शेयर्स से मेंबर्स की लायबिलिटी तभी तक होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अप टू अनपेड अमाउंट, यानी कि जितना अमाउंट उन्होंने पे नहीं कर रखा वहीं तक की होती है। गारंटी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अप टू द अमाउंट गारंटेड टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। गारंटी में भी हम अमाउंट मंगा सकते हैं जितना उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन गारंटी में सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही हम अमाउंट मंगा सकते हैं, लेकिन शेयर्स में हम पूरी कंपनी की लाइफ में कभी भी मंगा सकते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर मेंबर इज अनलिमिटेड, यानी कि जो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। सीक्वेंस है प्रेजेंटेशन की, यानी कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे जब हम, तो क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे उसका एक छोटा सा रिलेवेंस है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले रिलेवेंट प्रोविजंस लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे हमेशा लीगल लैंग्वेज पे हमें ध्यान देना है। ये नहीं कि कोई भी लैंग्वेज उठा के लिख दी, जो लीगल लैंग्वेज होगी उस पे उसे ही हमें याद रखना है और उसी को लिखना है। गिवन केस ओनली फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें गिवन केस यानी कोई केस अगर रिलेवेंट है तो वो डालना है। एनालाइज इंटरप्रेटिंग द गिवन केस बेस्ड ऑन रिलेवेंट प्रोविजंस, यानी कि जो प्रोविजन हमने यहाँ पे लगाया है उससे रिलेवेंट कोई भी इंटरप्रिटेशन है, कोई भी केस बनता है जो केस स्टडी बेस्ड में गिवन है, उसे हम यहाँ अब लिखेंगे, राइट करेंगे आखिर में कंक्लूजन। और रिलेवेंट प्रोविजन में हमें लीगल लैंग्वेज लिखना है, बाकी जगह अगर हम थोड़ा आगे से पीछे भी हो जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो थैंक इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। आगे की हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू। Please like, subscribe.